यस, कल के होमवर्क में कोई डाउट है किसी को भी? होमवर्क में अगर कोई डाउट है यू कैन शेयर। यस, सर 27, 33। ओके, 27 और 33 में डाउट है। मितेश को नो डाउट, नवम पटेल को भी कोई डाउट नहीं है। कुश पटेल 27, एंजल गामित 33। ओके, तनुश्री जोशी भी आ गई। तनुश्री हैज ज्वाइन। यस, चलो सबसे पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। ठीक है, ट्वेंटी सेवन में क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -29 कूलम मीटर। A mole of this substance is polarized at a low temperature by applying a strong electrostatic field, which is 10 की power 6 volt per meter. The electric field of a direction is suddenly changed at an angle of 60 degree. ठीक है? By the angle of 60 degree, estimate the heat released by the substance in aligning its dipole along the new direction of the field. चलो, ये वाला कंसेप्ट बिल्कुल जैसे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट बताया था उसी के बेस पे। सपोज करो हमारे पास कोई डाइपोल है ना? ये अब पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज। ये कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में। और सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्मली एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता था। याद करो, ये कंसेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पे जो टॉर्क फोर्स लगेगा वो इस तरफ की तरफ लगेगा। ठीक है, दिस विल बी द फोर्स ऑन प्लस क्यू। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड। ठीक है, सो दिस विल प्रोड्यूस अ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O, है ना? ये हमने डिस्कस किया था। ये डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? दिस इज A, दिस इज A, टोटल डिस्टेंस इज 2A। सो हमने टॉर्क का वैल्यू निकाला था, याद करो सभी लोग। और फिर हमने वहां से वर्क डन निकाला था। छोटा सा वर्क डन क्या होगा? विच इज इक्वल टू टाउ इनटू d थीटा। ये कंसेप्ट सबको याद है ना? सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? विच विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इनटू d थीटा। याद करो। और यही जो वर्क डन होगा ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ये जो वर्क डन प्रोड्यूस होगा, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही जो वर्क डन हम कर रहे हैं, दिस विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम बार बार पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं। these are conservative forces। ठीक है, सो
कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे तो जितना भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। याद करो, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया था और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था। किसी को याद है पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था? इसको इंटीग्रेट करे थे जब हमने, टॉर्क को जब हमने इंटीग्रेट किया था तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन मिला था। यस, किसी को याद है कि भूल गए? एनीवन रिमेंबर दिस? बेटा पढ़ चुके, ये हम रिवाइज कर रहे हैं ये वाला पार्ट। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस सर, चलो ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं बेटा, टॉर्क वाला। टॉर्क से हम वर्क डन निकालते थे और वर्क डन ही जो हम करेंगे दैट विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहां से बताओ पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन मिलता था हमें इंटीग्रेशन करके? आफ्टर इंटीग्रेशन व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? हाँ वेरी गुड, मितेश ने बोला P cos थीटा। हमें मिलता था Pe cos theta, that is the potential energy when a uniform electric field is acting and a dipole is placed in between them, है ना? This is the potential energy which is acting when a dipole is placed in a uniform electric field. जब भी हम डाइपोल को प्लेस करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, है ना, जो भी पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा या पोटेंशियल एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होगी वो सारा वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट में। तो यहाँ पे आपको यही कंसेप्ट लगाना था, आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट लगाना था, आपको डाइपोल मोमेंट पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, आपको थीटा पता है ना? अब क्वेश्चन को एक बार रीड करके खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना। मैंने आपको हिंट दे दिया है, एक बार इसको रीड करना और इसको सॉल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, पता चल गया? जिसका डाउट था उसको क्लियर हुआ? यस, जिसका डाउट था बेटा उसको क्लियर हो गया? जिसका डाउट था, ओके, पुष्प पटेल को क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो ये कंसेप्ट लगा के आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, अब आप इसको एक बार फिर से स्टेटमेंट रीड करना क्वेश्चन का और एक बार खुद से ट्राई करना, है ना? इट वाज गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33, है ना? 33 भी देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 क्वेश्चन में क्या पूछा सबसे पहले आप देखोगे। 33 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? यस, 3 चार्जेस। 33 तो बेटा क्लास में करवाया हुआ है मैंने, देखो 3 चार्जेस विच इज -q प्लस q एंड -q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है। देखो फिर से बता देता हूँ, हमारे पास 3 चार्जेस है, one is -q, another is +q and third one is again -q. These are placed on a straight line, तीनों को स्ट्रेट लाइन पे पुट किया at an equal distance। तीनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। Let's suppose this distance is d, then this distance will also be equal to d, है ना? ये वाला भी डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? d के बराबर हो जाएगा, है ना? दोनों डिस्टेंस सेम हो जाएंगे। Now if the potential energy of the system of 3 charges is 0, then what is the ratio of q by q? Now you have to find the potential energy of the system. So system का potential energy अगर हमें निकालना है तो मैंने आपको बताया हुआ है कि system की ही हमेशा potential energy निकलती है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम में दो सिस्टम, 2 चार्जेस के आप सिस्टम बनाओगे। सपोज करो इसको चार्ज 1 मान लो, इसको चार्ज 2 मान लो, इसको चार्ज 3 मान लो। So total potential energy will be U12 plus U23. You have to form the system plus U13. ठीक है, तीनों का चार्ज का सिस्टम बना दिया मैंने। So देखो कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो 3 ही पॉसिबिलिटीज है। 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, 2 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी, और 1 और 3 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी।
तो जब हम तीनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, सो हम क्या करेंगे, तीनों का सम करके जीरो कर देंगे। नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो। इट इज गिवन दैट नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, that is U23 plus U13 which is equal to 0। अच्छा, अब U12 निकालने के लिए क्या करूंगा बताओ? U12 के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, यस, 1 पे किस किस का पोटेंशियल लगेगा? कौन बताएगा ये? क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, दर्शनिका को भी डाउट है क्वेश्चन में। ओके, दर्शनिका है ऑल्सो डाउट, और एंजल को भी। ठीक है, देखो इधर। अच्छा, U12 कैसे निकालोगे आप, मुझे ये बताओ। पोटेंशियल जीरो है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? पहले ये चेक करो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो, है ना? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो है, ठीक है? यस, माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ 1 and 2, माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी। 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन डी, प्लस 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2 और 3 के बीच का पोटेंशियल कितना होगा बताओ? माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी। अगेन यू विल गेट माइनस के क्यू क्यू अपॉन डी। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल बिटवीन 1 and 3? 1 और 3 के बीच का पोटेंशियल कितना होगा? देखो, माइनस क्यू चार्ज इंटू माइनस क्यू चार्ज, सो के इंटू माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस इज व्हाट? 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2d, सो यू हैव टू राइट हियर, you have to write here 2d, ठीक है? यहां से निकाल लोगे सॉल्व करके। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको? ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले थे, आज हमको स्टार्ट करना था बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है? आज की क्लास में हमें न्यू टॉपिक स्टार्ट करना था, विच इज बेसिक्स ऑफ कंडक्टर्स, है ना? तो बेसिक्स ऑफ कंडक्टर से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ हमें वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया। ये आपको रिवाइज करवा देता हूँ, वेक्टर फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी का वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे हम लिखेंगे। सपोज करो, वैसे तो हम पोटेंशियल एनर्जी बहुत डीप में पढ़ चुके, फिर भी आप देख लो। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यूब फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना? इसके बाद हमने देखा ये वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है, टू चार्ज सिस्टम का वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमने क्या किया, दो चार्जेस लिए। लेट्स से दिस इज चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2। the position vector of charge 1 is r1 vector and position vector of charge 2 is r2 vector, ठीक है? this is the position vector of charge r1 and this is the position vector of charge r2, okay? now the potential energy of the two charge system will be, potential energy क्या होगा देखो, k q1 q2 upon distance between them, है ना? तो ये वेक्टर क्या होगा देखो, वेक्टर अगर आपने पढ़ा है तो ट्राइंगल लॉ से आप निकाल सकते हो। सपोज करो इसको मान लो x वेक्टर, है ना?
let's say the distance between these two charges is represented by x vector. So triangle law से मुझे पता है कि r1 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट, प्लस x वेक्टर which is equal to r2 वेक्टर. r2 will be your resultant. अगर आप ट्राइंगल देखो तो देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में, एंड ये जो रिवर्स ऑर्डर में है दिस विल बी योर रिजल्टेंट. सो यहां से आपको x वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा. x वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? x वेक्टर हो जाएगा r2 माइनस r1, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस. सो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? k इंटू q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया है, r2 माइनस r1 वेक्टर से जो हमें वेक्टर मिलेगा, ये जो x वेक्टर मिला है हमें, इस x वेक्टर का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया गया. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे. देखो इसी को हम r12 भी बोलते हैं, इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं r12, which is the magnitude of the separation between the q1 charge and q2 charge. सबको समझ आया वेक्टर फॉर्म? हाँ, तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी आपको आए तो आपको वेक्टर फॉर्म में भी इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी को वेक्टर फॉर्म में भी आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए. सबको क्लियर हो गया? यस, एवरीवन क्लियर अप टू दिस? बेटा वेक्टर फॉर्म सबको पता लगा? ओके, चलो एक पॉइंट और डिस्कस करना था, वो भी मैं कर देता हूं, उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. आज विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे. सपोज करो हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस. जब दो से ज्यादा चार्जेस है तो हम कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? देखो अगर हमारे पास दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो हमने क्या किया, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ q1 which is r1 vector, and this is the position vector of q2 which is r2 vector, and this is the position vector of q3 which is your r3 vector. हमें तीनों वेक्टर्स पता है, तीनों की पोजीशन पता है. अब अगर बड़े ध्यान से देखो तो आपके पास ये देखो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे है ना, r1 वेक्टर r2 वेक्टर, r1 और r3 के बीच में ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. एक ट्राइंगल आपका ऐसे फॉर्म हो रहा है which is r1 plus this vector which is equal to r3 vector. This is one triangle. Similarly एक ट्राइंगल आपका इधर फॉर्म होगा r2 के साथ, r2 plus this vector is equal to this r3 vector. ठीक है, और एक ट्राइंगल आपका r1 और r2 का फॉर्म होगा, जो ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, ये जो हम पहले ही पढ़ चुके. सो तीन ट्राइंगल फॉर्म होंगे और तीनों पे आप वेक्टर लॉ लगा के you have to apply the vector law in all the three triangles, and you have to calculate the distance between the two charges in a vector form. This is r3 minus r1, this is r2 minus r1, and this is r3 minus r2. ठीक है, सो टोटल एनर्जी क्या होगी सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या होगी? तो हमने पेयरिंग बनाई, 1 2 का पेयर बनाया, 1 3 का पेयर बनाया, 2 3 का पेयर बनाया. सिंपली आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो, जितने भी चार्जेस है तो आप सबके सिस्टम बनाओगे दो दो चार्जेस का, है ना, 1 2 का, 2 3 का, 3 1 का, 1 2 2 3 1 3. ठीक है, आपको तो पेयरिंग करनी है. तो पेयर हमने बना दिए तो हमने टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख दी. सपोज करो आपके पास चार चार्जेस होते हैं, जैसे कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें 4 चार्जेस अरेंज थे स्क्वायर अरेंजमेंट, है ना, तो वहां पे भी हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी. तो चार चार्जेस अगर स्क्वायर अरेंजमेंट में तो आपको वापस पेयरिंग बनानी पड़ेगी, 1 की 2 के साथ, है ना, 1 की 3 के साथ और 1 की 4 के साथ. समझ आया? हाँ, तो पेयरिंग करके आप फिर पोटेंशियल एनर्जी नेट निकाल दो सिस्टम की. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. वेरी गुड. शिवानी हैज आल्सो ज्वाइंड.
R12 होगा या R21? अच्छा देखो, वेक्टर में क्या है, R2 माइनस R1 है ना। वेक्टर आपको क्या मिला, R2 माइनस R1। वेक्टर की डायरेक्शन देखो आप हमेशा, R2 माइनस R1 की डायरेक्शन कहाँ है, 2 की तरफ है ना। दिस वेक्टर इज डायरेक्टिंग फ्रॉम 1 to 2, तो वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वही हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। R12 का मतलब वेक्टर आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे टर्मिनेट हो रहा है। वेक्टर आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पे टर्मिनेट हो रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर वेक्टर। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको डायरेक्शन लगाओ। गॉट इट? यस। चलो, R12 ही होगा ना। वेक्टर की डायरेक्शन देखो बेटा, वेक्टर की डायरेक्शन से हम नोटेशन लिखते हैं। फर्स्ट वी विल सी द डायरेक्शन एंड देन वी विल राइट द नोटेशन। समझ आया? यस। ओके, चलो अब ये वाला टॉपिक हमारा यहाँ पे ओवर हो गया। आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस। ये हमें बेसिक्स ऑफ कैपेसिटेंस बताएगी। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनोगे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स in electrostatic field. What is the behavior of conductors in electrostatic field? ठीक है, what is the behavior of conductors in electrostatic field? This is the topic which is the base for your capacitor. अभी जो हम कैपेसिटेंस वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसके लिए ये वाला बेस है, तो ये आपको बेसिक पता होंगे तो कैपेसिटर आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट the net electric field intensity in the interior of a conductor is zero. किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। चलो इस पॉइंट को सबसे पहले हम समझेंगे। लेट अस से वी हैव दिस वन कंडक्टर, दिस इज आवर कंडक्टर, and let's say we have placed here two plates. One is having positive charge which is continuously distributed on this plate, and the other is having negative charge which is also continuously distributed over this place. As we know that direction of electric field is always from positive direction to negative direction. Electric field vector is always from positive to negative. ठीक है, अब जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं ना। कंडक्टर इनिशियली जो आपका था न्यूट्रल, कंडक्टर वाली स्क्रीन नहीं दिख रही थी। कंडक्टर वाली स्क्रीन में क्या नहीं दिख रहा है सर, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। आपको कंडक्टर नहीं दिखाई दे रहा? कंडक्टर दिखाई दे रहा है? नहीं सर। वेट, मैं फिर से शेयर करता हूं, एक मिनट। अब देखो दिखाई दे रहा है, नाउ इट इज विजिबल। अब देखो बेटा, चेंज कर दिया मैंने। ओके ओके, चलो ठीक है, वेरी गुड। सबको दिख रहा है ना? यस। चलो मैं फिर से बताता हूं, आई विल रिपीट अगेन। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, तो पहला पॉइंट क्या है,
The first point is that the net electric field intensity in the interior of a conductor is zero. So नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है कंडक्टर के इंटीरियर में वो क्या होगी, जीरो होगी. ठीक है. लेट अस कंसीडर वन कंडक्टर. दिस इज योर कंडक्टर विच इज इनिशियली न्यूट्रल. इनिशियली ये कैसा है, न्यूट्रल है. ठीक है, मतलब जिसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस. अब हमने क्या किया, इस कंडक्टर को दो प्लेट्स के बीच में फिक्स कर दिया. यहाँ पे हमने दो प्लेट्स रखी. वन इज हैविंग पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड and the other plate is having negatively charged which is also uniformly distributed on the plate. ठीक है. अब हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है इस कंडक्टर में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इनिशियली आपके कंडक्टर में क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, तो वो फोर्स क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा. नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा. इससे क्या होगा, दोनों चार्जेस आपके सेपरेट हो जाएंगे. नेगेटिव एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव एक तरफ हो जाएंगे. ये तभी होगा जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करी है. जब आपने फील्ड सप्लाई नहीं करी थी तो आपका कंडक्टर वैसे ही था जैसे इनिशियल स्टेज में था. ठीक है. सो अब इस पॉइंट को समझते हैं. अब इसमें होता क्या है कि ये कंडक्टर में जब ये चार्ज इंड्यूस होता है तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इंड्यूस हो जाती है. ये जैसे ही चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं तो कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत ध्यान से सुनना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड and this is your external electric field. So conductor क्या करता है, conductor will always try to nullify the effect of this external electric field. कंडक्टर में चार्जेस का अरेंजमेंट इस तरह से हो जाता है कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ये उसको नलीफाई करना चाहेगा. अगर नलीफाई करना चाहेगा तो आपकी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसको अपोज करेगी, इंड्यूस को अपोज करेगी, विच इज इक्वल टू ई इंड्यूस. ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑपोजिट है तो आई कैन राइट नेगेटिव ऑफ ई. ई एक्सटर्नल विल बी नेगेटिव ऑफ ई इंड्यूस. सो आई कैन राइट योर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड will be equal to 0. Will be equal to 0. This is the meaning of this point, that net electric field intensity in the interior of a conductor is 0. हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कंडक्टर के इंटीरियर में वो क्या होगी, 0 होगी. ठीक है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई एक्सटर्नल प्लस ई इंड्यूस, दोनों मिला के जो नेट सम होगा वो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर. ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया. फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको क्लियर. सर बट एक्सप्लेन अगेन. अच्छा फिर से बताऊं, कितनों को नहीं समझ आया? हाँ, किसको डाउट है अभी इस प्रॉपर्टी में? फर्स्ट प्रॉपर्टी में किसको अभी डाउट? यस, प्रियांशी सेइंग एक्सप्लेन अगेन. देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, फटाफट सुन लो. हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया. तो जैसे ही हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया कंडक्टर पे, तो कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई होगा तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा. अब वो फोर्स क्या करेगा,
इस कंडक्टर में जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको रिपेल कर देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाएंगे। अब ऐसा होने की वजह से क्या हुआ कि कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई जिसको हमने बोला इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ दिस चार्ज, है ना। चार्ज इंड्यूस हुए, तो चार्ज इंड्यूस होने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई जो कि कंडक्टर के अंदर पैदा हुई। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज ट्राई टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है विच इज नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, दोनों का सम किया। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग that net electric field intensity in the interior of a conductor is always 0। ठीक है, सो देखो ये पॉइंट भी रीड कर लो। नाउ रीड दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। अच्छा, नेक्स्ट आपको फिर से यही मीटिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू ज्वाइन दिस मीटिंग अगेन। When a conductor is placed in an electrostatic field, the charges, the free electrons, drift towards the positive plate and leaving the positive plate core behind. At the equilibrium, the electric field due to the polarization becomes equal to the applied field. So the net electrostatic field inside the conductor is 0. ये बिल्कुल वही पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो अलग हो जाते हैं इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। जैसे ही पोलराइजेशन हो जाता है कंडक्टर का तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती है जो इसको नलीफाई करती है।